वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स सामने देखना है आपने। देखिए, गुडविल वैल्यूएशन करते समय हम लोगों ने बड़े सारे मेथड्स पढ़े थे। पहले तो आपको याद होगा हमने इसको बहुत डिटेल में समझा था कि गुडविल बेसिकली है क्या। फिर हमने ये भी समझा था कि गुडविल कई बार इनहेरेंटली भी होती है और कई बार परचेज्ड होती है, ठीक है। और मैंने आपको यही बताया था कि इस चैप्टर का मकसद क्या है। कहते हैं किसी भी बिजनेस में जब भी उसका कल को सेल होना होता है या अगर मैंने कोई बिजनेस परचेज करना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वाइल वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसका मतलब सही मायने में हमें चैप्टर पढ़ना कौन सा है, शेयर वैल्यूएशन। सही मायने में कौन सा पढ़ना है, क्योंकि जब मैं किसी बिजनेस को एक्वायर करता हूं तो मुझे पर शेयर वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन शेयर वैल्यूएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल। और गुडविल कैसे निकलती है, क्या उसके लिए हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ते हैं? क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैंने कहा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है वैसे तो शेयर वैल्यूएशन। कमन, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी इज शेयर वैल्यूएशन। शेयर वैल्यूएशन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा कल को अगर मैं अपना बिजनेस बेचता हूं या किसी का बिजनेस खरीदता हूं तो क्या उसके बिजनेस की वैल्यूएशन बेस्ड ऑन वैल्यूएशन ऑफ शेयर होगी। और वैल्यूएशन ऑफ शेयर दो तरह की होती है, एक बेस्ड ऑन मार्केट और एक बेस्ड ऑन योर बैलेंस शीट। और अगर वो बेस्ड ऑन बैलेंस शीट हो तो क्या बैलेंस शीट में वो एसेट बेस्ड हो जाएगी। और एसेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है वो कौन होता है, गुडविल। तो वहां पर गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए क्या हमें ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है? यस प्लीज। तो अभी कौन मुझे बताएगा, गुडविल वैल्यूएशन जब हम करते थे तो हम लोगों ने अक्सर पढ़ा कि किसी भी कंपनी की जो गुडविल होती है वो कहीं ना कहीं उस कंपनी के एवरेज प्रॉफिट पर बेस्ड होती है। हाँ जी, किस पर बेस्ड होती है, एवरेज प्रॉफिट पे। तो आज की डेट में अगर कोई आपसे रैंडमली पूछे बताओ इन दो दुकानों में से गुडविल किसकी अच्छी है, तो आप छुट्टी बता देते हो, जहां भीड़ ज्यादा होगी आप क्या बोलोगे, इसकी गुडविल शायद अच्छी है क्योंकि यहां भीड़ बहुत है। बोलो। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा क्या डेफिनेटली उसकी गुडविल भी ज्यादा होगी। ठीक है। तो अब यहां पर वो यही कह रहा है, वो कह रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ एनी कंपनी डिपेंड करता है कि वो उस कंपनी की गुडविल कैसी है। अब यहां पर जब हम एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसको हम बोलते थे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। कमन, क्या बोलते थे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। इसका मतलब यहां पर जो एवरेज प्रॉफिट की बात हो रही थी दैट इज द प्रॉफिट्स जिसे हम फ्यूचर में मेंटेन कर सकते हैं। और मैंने कहा क्या फ्यूचर में आप क्या मेंटेन कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट एवरेज ऑफ द पास्ट ईयर्स। कम ऑन, दैट इज नथिंग बट एवरेज ऑफ द पास्ट ईयर्स। इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है सर व्हाट आई विल बी अर्निंग इन द फ्यूचर, तो आप मुझे बोलोगे सर कहीं ना कहीं फ्यूचर इज बेस्ड ऑन योर पास्ट। सो जो आपने पास्ट में कमाया था क्या उसका एवरेज आप फ्यूचर में कमाओगे। तो इसलिए हम बार बार यहां पे वर्ड यूज करते थे, एवरेज प्रॉफिट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। एंड जितने सालों के लिए हम इसे मेंटेन कर सकेंगे क्या उसको हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज बोलते थे। कुछ याद आ रहा है बच्चे? तो इस तरह से हम लोगों ने एक बेसिक फॉर्मूला बनाया था और वो क्या था, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज विल बी गिविंग यू द वैल्यू ऑफ गुडविल। लेकिन अब यहां पर ना तीन मुद्दे थे। मुद्दा नंबर एक, एवरेज कैसे निकाले। तो किसी ने मुझे बोला सिंपल एवरेज और किसी ने मुझे बोला वेटेड एवरेज। तो जिन्होंने मुझे बोला सिंपल एवरेज तो उनके बेसिस पर मेथड का नाम पड़ गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब मुझे बताओ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला तो यही रहेगा, फर्क क्या है, एवरेज निकालते समय क्या हमें सिंपली सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करना है। अगर 6 साल के प्रॉफिट है तो सम ऑफ प्रॉफिट्स फॉर 6 ईयर्स डिवाइड बाय 6, तो क्या हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर मैं ये कहूं कि एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेट्स होने चाहिए, कम ऑन वेट्स ऑन, तो उन्होंने कहा ओके फाइन, इस केस में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगा दीजिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगा दीजिए। तो अब मेरा क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर। बस एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, वेट्स करने, वेटेड एवरेज करना है। फॉर्मूला एक ही है बेटा, ब्रेक दे रहे हैं हम उसको।
फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। यस प्लीज। अच्छा, कौन मुझे बताएगा? इसी में तीसरा मेथड आ गया था एन्युटी मेथड। कौन कौन सा था? एन्युटी। लोग कहते हैं ये अलग अलग मेथड है, मैं कह रहा हूं मेथड एक ही है, ये एक ही मेथड है, पागल बनाया जा रहा है आपको। अब देखो, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितने अच्छे से पढ़ लिया। अगर मैं ये कहूं कि मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 50,000 है, ठीक है, एंड दैट 50,000 कैन बी अर्न फॉर 3 years, तो बताओ इसके लिए तुम कितना दोगे? सर आप एफएम वाले स्टूडेंट्स हो, क्या आप 50,000 इंटू 3 दोगे? कभी भी नहीं दोगे। आप बोलोगे सर 50,000 इंटू पीवी एफ। तो मेरे बच्चे, जो लोग ये काम कर रहे थे वो अनपढ़ है, वो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 ले लेते हैं, वो गलत है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्या अगर 3 year मेंटेनेबल है तो वो इंटू 3 होना चाहिए या 3 की पीवी एफ होनी चाहिए? क्या यहाँ पे फिर एन्युटी फैक्टर टेबल आएगा? और अगर मैं एन्युटी फैक्टर टेबल निकालूंगा तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू 2.41 आएगी। इसका मतलब जिसे तुम 3 साल बोलते हो, क्या वो मेरी नजरों में 2.41 है? तो जो लोग ऐसा करेंगे उनको बोलते हैं, कौन सा मेथड है ये? एन्युटी मेथड। कौन कौन सा है? समझ आ रही है नहीं? तो देखो ये मुश्किल नहीं है, आप समझने की कोशिश करो। हमने कहा एवरेज प्रॉफिट मेथड के ही 3 पार्ट हो गए हैं। ये मेथड एक ही है, ये इनको इन्होंने मेथड के नाम दिए हुए हैं तीन तीन, है ये एक ही मेथड। एवरेज निकालने के 2 मेथड थे, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। और जो लोग फाइनेंस पढ़ते हैं वो कभी भी इंटू 3 नहीं होने देंगे, क्या वो हमेशा इंटू पीवीएएफ टेबल करेंगे। और जो लोग पीवीएएफ करेंगे, इसका मतलब दे आर रेफरिंग टू एन्युटी वैल्यू। कम ऑन, दे आर रेफरिंग टू, एंड whenever you are referring to annuity value, it is called as annuity method। कम ऑन, इसको क्या बोलते हैं? तो मेथड एक, पार्ट 3 है इसके। क्या सबको क्लियर है? इसके बाद आपने पढ़ा था एक सुपर प्रॉफिट मेथड, एक क्या पढ़ा था आपने, और एक पढ़ा था आपने कैपिटलाइजेशन मेथड। कम ऑन, कौन से 2 मेथड और पढ़े थे? सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। तो वो भी लिख लीजिए। नेक्स्ट आपने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक हमने पढ़ा था कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से हमने 5 डिवीजन दे दिए थे उसके। बोलो। तो गुडविल का मतलब वी हैव टू फॉलो 5 डिफरेंट मेथड्स। कहने को 5 है, वो 3 तो एक ही है, 2 अलग है। क्या सबको क्लियर है? बोलो। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके एक एक मेथड सबके ऊपर करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, और इससे हमारा गुडविल वैल्यूएशन पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे जरा। अच्छा, कोई मुझे बताएगा, जो प्रॉफिट दिए होते थे वो फ्यूचर मेंटेनेबल थे या पास्ट? क्या उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करते थे? नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग इनकम्स अगर उसमें इंक्लूडेड है तो क्या उसे हटाकर क्या एफएमपी निकाला जाता था? तो लिखेंगे जरा, एक क्वेश्चन लिखना है बच्चे सबने। हाँ जी, लिखिए। फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन compute goodwill using simple average method, weighted average method, annuity method। number of years of purchase 4, numbers of year of purchase 4, reference to annuity table, value of PVAF 3.12, reference to annuity table, value of PVAF 3.12।
अब यहां पर मुझे ईयर्स में 12 13 13 14 14 15 15 16, एक सेकंड, 3 ही ले लो बस। प्रॉफिट दिए हुए हैं 2 लाख, 2.5 लाख एंड 4 लाख। वेट दिया हुआ है 1 2 3। एडजस्टमेंट लिखो, एडजस्टमेंट। लिखो, देयर वॉज अ लॉस बाय फायर फॉर ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर 13-14। ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 13-14 ओवर वैल्यूड बाय 10,000। ठीक है जी। देयर विल बी सेविंग इन मैनेजरियल एक्सपेंसेस। देयर विल बी सेविंग इन मैनेजरियल एक्सपेंसेस। हाँ जी, सेविंग्स होंगी किसमें बेटा? मैनेजरियल एक्सपेंसेस ऑफ ₹20,000 एवरी ईयर। बस खत्म। अच्छा, जब आप एन्युटी मेथड यूज करेंगे ना, सुन लो, इसमें लिख देना यूजिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स। एन्युटी मेथड यूजिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स। हाँ जी, कोई बताएगा बच्चे? इधर देखो जरा। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग ऐसे, जो हमारे को प्रॉफिट्स गिवन होते हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, इनमें हम सबसे पहले एडजस्टमेंट करते हैं। पहली एडजस्टमेंट पढ़ के बताओ क्या लिखा है। तो ये लॉस बार बार तो नहीं होता, तो ये वापस ऐड कर दो। नेक्स्ट बताओ। क्लोजिंग स्टॉक 13-14 का ओवर वैल्यूड था, यानी कि प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड होगा, तो यहां से माइनस कर दो। लेकिन मैंने कहा था यहां प्लस भी हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा? क्योंकि अगर क्लोजिंग ओवर वैल्यूड है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग भी ओवर वैल्यूड, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम आया होगा, तो क्या ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्या था? क्या वो हर साल 20-20 हजार रुपए जो हम चार्ज कर रहे थे अब से सेव हो जाएगा? बातें नहीं। 2,20,000, 3,10,000, 4,30,000।
प्लीज बातें मत करेंगे बेटा, इतने प्यारे बच्चे हो ना आप तो, उनसे तो अच्छे हो ना जो घर बैठे हुए हैं। यहां तक ठीक है। अगर मुझे सिंपल एवरेज करना होगा ना तो मैं सिंपली ऐड करके डिवाइड बाय 3 करूंगा, कितना आएगा? ठीक है। अगर मेरे को नॉर्मल मेथड लगाना है तो इंटू 4, और अगर मुझे एनविटी लगाना है तो इंटू जो मैंने वैल्यू दी 3.12, खत्म हो गया। सिंपल एवरेज इंटू 4 नॉर्मल हो गया, इंटू 3.12 क्या एनविटी मेथड हो गया? बोलो। और अगर मुझे यही चीज वेटेड करनी हो तो किसी को याद है फिर हम क्या करते थे? एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स। सो यहां पे वैल्यू आ रही है 2 20, 3 10, 4 30। वेट्स की बात करेंगे 1 2 3, 2 20, 6 20, 12 90। बताओ 2 20 6 20 12 90 ऐड करके बताओ कितना आएगा? 21,30,000। अच्छा कौन जाएगा? 21,30,000 डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स करेंगे हम, कितना आया? 3 लाख। वेटेड एवरेज आ गया, इनटू क्या कर दो 4। आया सबका आंसर? ये भी हो गया, ये भी हो गया, एनविटी भी हो गया। कुछ नहीं करना होता, पहले एडजस्टमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स सिंपल एवरेज इनटू वेट्स डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स वेटेड एवरेज इनटू 4 करना है या एनविटी करना, डिपेंड करेगा नॉर्मल है या एनविटी टेबल मेथड है। क्लियर है? बोलो। ठीक है। अब आप आएंगे सुपर प्रॉफिट मेथड पे। पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर एक क्वेश्चन करेंगे। ऊपर देखेंगे, वेरी गुड। सुपर प्रॉफिट मेथड अगर आपको याद हो तो सुपर से मेरा क्या मतलब होता था? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कहते हैं अगर कंपनी के एवरेज प्रॉफिट्स आर हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स तो क्या इसी को हम सुपर बोलते थे? तो पहले तो फॉर्मूला क्या होता था? सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए कंपनी के एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करो नॉर्मल प्रॉफिट्स, और नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए तरीका होता था एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल निकालते समय ध्यान रखना है कौन सी इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेते थे हम। जल्दी बोलो। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे? हम पढ़ रहे हैं गुडविल ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स तो बिजनेस से रिलेट ही नहीं करती। तो अगर बैलेंस शीट में दी हुई है, लेनी है या इग्नोर करनी है? इग्नोर करनी। सो यहां पे एवरेज प्रॉफिट माइनस एनआरआर इनटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है? अच्छा किसी को याद है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता था? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। जो भी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगी माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स, माइनस करेंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। सो क्लोजिंग कैपिटल में से हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस करो, यू विल गेट योर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। लिखो एक क्वेश्चन लिखो इस पे। लिखो एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ₹50,000। ठीक है जी। आगे लिखेंगे एनआरआर 10%, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख,
नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3, कंप्यूट गुडविल, फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज गुडविल ऑफ द फर्म, व्हाट इज गुडविल ऑफ द फर्म, निकालो फटाफट से, फाइंड आउट करेंगे व्हाट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म। कंपनी कितना कमा रही है बच्चे? 50, और कंपनी ने पैसा कितना लगा रखा है? 4 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। साफ पता चल रहा है कि अगर 4 लाख रुपए अगर आप सिमिलर बिजनेस में कहीं और लगाओ तो यू विल गेट ओनली 40,000, एंड इन योर बिजनेस यू आर गेटिंग 50,000, so you are getting extra कितना? 10,000, and this extra is purely because of your reputation, and this extra can be maintained for how many years? So into 3, so the goodwill valuation is 30,000। बोलो बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय कोई बताएगा एसेट्स की पोजीशन क्या होती है? एसेट्स की, आई मीन टू से बुक वैल्यू लेनी है या रियलाइजेबल वैल्यू? मान लो अगर लिखा हुआ है एसेट 2 लाख रुपए और नीचे लिखा हुआ है नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ दोज एसेट्स इज 2.5 लाख रुपए, तो कितना लेंगे हम? 2.5 लाख रुपए लेंगे। हाँ जी, कितना लेंगे? 2.5 लाख, मतलब रीवैल्यूड पोजीशन वाली लेनी है। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन बैलेंस शीट फॉर्म से दे रहा हूं, लिखो जरा। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, गुडविल 3, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 2 लाख, कैश इन हैंड 2 लाख, करंट लाइबिलिटी 1 लाख, इक्विटी 6, रिजर्व 2। नीचे जरा एडजस्टमेंट लिखनी है। लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड, लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड एट रुपीज 3.5 लाख, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखना है एनआरआर 10%। नेक्स्ट लिखना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख रुपीज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3, ठीक है जी। कंप्यूट करना है गुडविल बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड, करिए फटाफट से। कोई बताएगा बच्चे? देखो बस कैपिटल एम्प्लॉयड तक ही प्रॉब्लम है, बाकी तो सिंपल ही है। मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉय में लैंड एंड बिल्डिंग लेंगे?
2 लाख लेंगे या रीवैल्यूड फिगर? बताओ रीवैल्यू कितने पे होगा? वेरी गुड। गुडविल निकालने के लिए गुडविल लेते हैं, तो ये इग्नोर हो गई। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कैश, तो टोटल एसेट्स आ गए 5.5 माइनस सीएल कितनी है 1, बस 4.5 आ गया। बोलो, अगर आप ध्यान से जब नोट्स पढ़ोगे ना, तो मैंने इसमें 2 अप्रोच पढ़ाई होंगी, एसेट अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच, ऐसे है ना, ध्यान से पढ़िएगा उसको। अच्छा, कौन बताएगा? वैसे तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग आई है, ठीक है ना। अब इसमें माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट चाहिए होता है। अब आपको प्रॉफिट करंट दिया या एवरेज दिया? आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? पढ़ो ना, मैंने क्या लिखवाया है। अच्छा, कुछ नहीं लिखा, तो अगर तो आप इसको करंट ईयर प्रिज्यूम करते हैं, तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए। कितना था? तो क्या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख आ जाएगी? अब कौन मुझे बताएगा फॉर्मूला क्या है मेरे पास? एवरेज प्रॉफिट एनआरआर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, कितना है? 180 आंसर। जल्दी बोलो। ए लड़की कैसे शक्ल बना रही है गंदी सी, नहीं समझ आया? करा नहीं है चैप्टर, कोई बात। बोलो बेटा, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता था? हाँ जी, कोई बताएगा कैपिटलाइजेशन मेथड में हम क्या करते थे? अगर मैं आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बोलूं, तो कुछ नहीं करना था, क्या करते सुपर प्रॉफिट? एनआरआर, वेरी गुड। और अगर मैं एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कराऊं, तो उसमें एक फॉर्मूला बनता था, बताओ क्या? एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस, वेरी गुड, क्या इनका डिफरेंस होता था? गुडविल। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि इसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आता था, इसमें कभी नहीं आता। कैपिटलाइजेशन मेथड में नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं चाहिए होता। क्लियर है नहीं? इसमें एक हमें एआरआर चाहिए, सॉरी एनआरआर चाहिए होता है, और एक सुपर प्रॉफिट। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखिए जरा इस पर। लिखो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख, एवरेज प्रॉफिट्स 4 लाख, एनआरआर 10%, एनआरआर 10%, कंप्यूट गुडविल। पहले में लिखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरे में लिखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। पहले मेथड का नाम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दूसरे का नाम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है जी, करके दिखाइए फटाफट से अपने। चलिए बताइए जरा, इस क्वेश्चन में पहले सुपर प्रॉफिट अगर निकालना हो तो वेरी सिंपल। बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना है कंपनी का, और एनआरआर कितना है? कंपनी की एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 20,
2 लाख आ जाएगा, और गुडविल का फॉर्मूला 2 लाख अपॉन एनआरआर। एनआरआर कितना है? वेरी गुड। एंड व्हेन आई मूव टू दिस मेथड, व्हाट इज कंपनीज एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इज माइनस व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड का 20 लाख इज योर टोटल गुडविल। दोनों में आंसर ऑलवेज सेम आता है। क्लियर है बच्चे? जल्दी बोलो बेटा, ये कोशिश आपने यही करनी है, घर जाके आज ये चैप्टर खत्म कर देना। समझ आ रही है? लिखो जरा लास्ट चैप्टर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। लिख लो यार, कुछ नहीं है। लिखो लिखो, मैं भी बहुत थक गया हूं। लिखो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। आपको मालूम है इसमें 2 बेसिक मेथड्स होते थे, अगर आपको याद हो तो। एक होता था ऑन बेसिस ऑफ अर्निंग्स। कुछ याद आ रहा है? ऑन बेसिस ऑफ अर्निंग्स। और दूसरा होता था ऑन बेसिस ऑफ एसेट्स। ठीक है जी? इसको ना हम बोलते थे असेट बैक मेथड भी बोलते हैं। इसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता था नेट असेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसमें इंटरेस्टिंग क्या था पता है? नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर लेते समय आपको सारी इन्वेस्टमेंट्स लेनी है, सारी गुडविल लेनी है, और माइनस में प्रेफरेंस भी होता था। गुडविल में माइनस प्रेफरेंस नहीं होता था, यहां पर माइनस प्रेफरेंस भी होता है। ठीक है जी? तो ये हमारे को देता था वैल्यू पर शेयर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया वैल्यू पर शेयर। सो सिंपल। बोलो बेटा। अच्छा, अगर हम ऑन बेसिस ऑफ अर्निंग निकालते थे तो इसमें अगर आपको याद हो तो एक होता था अर्निंग यील्ड मेथड और एक होता था डिविडेंड यील्ड मेथड। कुछ याद है आपको ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं याद तुम्हारे को। बोलो। इसमें हम क्या करते थे? अर्निंग यील्ड में किसी को याद हो तो ईपीएस अपॉन आई। आई कौन था? एनआरआर, डिस्काउंटिंग रेट। और यहां पर डीपीएस अपॉन आई। आई अगेन कौन है यहां पे? एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। अच्छा, किसी को मालूम हो एक होता था फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू क्या होता था? अगर मुझे फेयर वैल्यू मेथड निकालना है तो क्या करते थे हम? क्या हम दोनों मेथड्स का क्या एवरेज करते थे? तो लिख लो वो भी। फेयर वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू मेथड इज इक्वल टू वैल्यू एज पर नेट एसेट प्लस वैल्यू एज पर अर्निंग बेसिस डिवाइड बाय 2। क्या रिपीट करूं तो? मैंने कहा फेयर वैल्यू मेथड इज वैल्यू ऑफ शेयर एज पर नेट एसेट मेथड प्लस वैल्यू ऑफ शेयर एज पर नेट एसेट के बाद अर्निंग बेसिस डिवाइड बाय 2। चलो एक क्वेश्चन लिखो जरा। सपोज ये बैलेंस शीट गिवन है आपको।
लैंड 4 लाख, गुडविल 5, इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेडिंग 2, ट्रेडिंग 1, करंट एसेट्स 6 लाख, करंट लायबिलिटी 3, इक्विटी डिबेंचर रिजर्व्स 9, 15, 18, चलो प्रेफरेंस भी ले लेते हैं, 10, 2, 3, करंट लायबिलिटी 1 कर देना, ठीक है, और प्रेफरेंस 2, यहां पे 10% है, यहां पे 12%। ठीक है जी। नीचे लिख लेंगे लैंड रियलाइजेबल वैल्यू 6 लाख, गुडविल रीवैल्यूड एट रुपीज 9 लाख। ठीक है जी। और यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल क्या लिखना, 100 रुपए ईच। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है कंप्यूट करेंगे आप वैल्यू पर शेयर यूजिंग नेट एसेट मेथड। जल्दी करेंगे फटाफट से, 2 मिनट के अंदर। यूजिंग नेट एसेट मेथड वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है आपने। हो गया। चलिए कौन बताएगा, जब हम नेट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे, हाँ जी, लैंड की रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, तो लैंड आप ले लेना 6, गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू 9, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं बताया, सारी ले लेना, करंट एसेट सारे ले लेना, टोटल ऑफ ऑल असेट्स आ जाएगा मेरे पास कितना, 24, माइनस सीएल कितनी है 1,
डिवेंचर कितना है? 2। प्रेफरेंस कितना है? हाँ, क्या 19 लाख मेरी फाइनल कैपिटल आ गई? आई मीन टू से नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गए। 19 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10,000। तो एक शेयर कितने का हुआ? 190 रुपए का। बोलो बेटा। अब मैं 3 बातें पूछूंगा आपसे, आप प्लीज आंसर दीजिएगा। अगर दे देंगे तो खत्म कहानी। शुरू करें? पूछूं आपसे? पूछूं? अगर मैं ये कहूं कि कंपनी में 4 अलग अलग तरह के शेयर्स थे विद डिफरेंट पेड अप वैल्यू, विद डिफरेंट कॉल्ड अप वैल्यू, तो कोई मुझे बताएगा फिर हम वैल्यू पर शेयर निकालते थे या पर रुपी पेड अप? तो उसमें हम क्या करते थे? ए बी सी डी चारों का टोटल पेड अप डिवाइड करते थे। मान लो पर रुपी पेड अप आ गया 80 पैसा, तो अब क्या करते थे? इनटू जो भी उनका रिस्पेक्टिव पेड अप वैल्यू होगा। जिसका 20 रुपए पेड अप था वो इंटू 20, जिसका 18 रुपए पेड अप था इंटू 18, किसी का 100 रुपए पेड अप है तो 100। लेकिन उसके लिए डायरेक्ट वैल्यू पर शेयर नहीं निकलती थी, याद है? एक और मैंने बताया था जिसमें अनकॉल्ड होता है। जिसमें क्या होता है? तो उसमें मैंने क्या कहा था? पहले नोशनली कॉल अप करो, नोशनल मंगा लो। मान लो अगर 8 रुपए कॉल्ड अप है, 2 रुपए नहीं आया हुआ, तो क्या पहले 2 रुपए मंगा के क्या वैल्यू ऑफ एसेट्स बढ़ा दो, फिर वैल्यू पर शेयर फुली पेड अप की निकल आएगी, फिर माइनस 2 रुपए कर दो। कुछ पढ़ा था सबने? याद आ रहा है? करेंगे क्वेश्चन? लिखो जरा प्लीज। प्लीज 2 क्वेश्चन बस। प्लीज। प्लीज लिखो। ड्रामेबाज। छ छ 30,000 इक्विटी शेयर 20 रुपए ईच, 6 लाख। 25,000 इक्विटी शेयर 20 रुपए ईच, 8 पेड अप, 2 लाख। 15,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए ईच, फुल्ली पेड अप, 1.5 लाख। जनरल रिजर्व 4.5 लाख। करंट लाइबिलिटी 2 लाख। गुडविल 25, बिल्डिंग 6। इसका टोटल कितना? 6 6 12 12 और 4 16। और करंट एसेट्स, और यहां पे लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर है 20,000। तो कितना बच गया? 8.5 7.5 7.30। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन। निकालिए वैल्यू पर शेयर फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ शेयर्स। हो गया तो बता दो। वेरी सरल, वेरी वेरी सरल। जल्दी करो बेटा, फटाफट से, घर जाना है तो। आपके आसार लग नहीं रहे घर जाने वाले। दूसरा भी लिख देता हूं साथ में।
आपने रजिस्टर तो अच्छे से बनाया हुआ है ना? कितनी बातें करते हैं यार। ये क्वेश्चन दोनों करो और हो गया काम। जल्दी बताओ, पहले वाले का आंसर निकला किसने? पहले वाले का जरा कोई आंसर आएगा। गुडविल देखो कैसे करना है। 2.5, ये 25,000 है। हाँ, 2.5 लेना था। हाँ जी, 2.5 लाख, 6 लाख, 7.30 ये तो लेना नहीं है, माइनस ये, बस। तो कितना आ रहा है? 10 प्लस 10 प्लस 10 माइनस 2, 13 लाख। डिवाइड बाय क्या करेंगे बताओ मुझे? 6, 2, 6.5 नंबर ऑफ शेयर या इन सबका टोटल, तो 9.5 लाख कितना आया?
1.45। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 1 रुपए 45 पैसे, 4 रुपी 1 पेड अप। तो जिस आदमी ने 1 रुपया दिया होगा, क्या उसकी वैल्यू आज 1 रुपए 45 पैसे है? तो भैया जी पहले वाले ने कितने दिए हैं, तो उसकी वैल्यू 20 रुपए इंटू 1 रुपए 45 पैसे। दूसरे वाले ने कितने दिए? 8 रुपए, तो उसकी वैल्यू 8 रुपए इंटू 1 रुपए 45 पैसे। तीसरे वाले ने पूरे 10 रुपए दिए हैं, तो 10 रुपए इंटू 1 रुपए 45 पैसे। कुछ समझ आया नहीं आया? बोलो, क्लियर है? और कोई ये वाला क्वेश्चन किसी ने करा हो बेटा? इसमें आपने बस ईपीएस ही तो निकालना था, घूर कर रहे हो। अरे अर्निंग यील्ड के अंदर क्या अर्निंग के लिए क्या ईपीएस चाहिए? और ईपीएस भी अगर नहीं निकलेगा तो बेकार है फिर पढ़ना ही करना। क्या ईपीएस निकाल कर एनआरआर दिया हुआ है? बताओ क्या करूंगा मैं? क्या मेरे पास पैट था? पैट में से बस पीडी माइनस करो। हाँ जी, पैट में से क्या माइनस करो? क्या प्रॉफिट फॉर इक्विटी आ गया? डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करो तो ईपीएस आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर के लिए यहां पे 10 रुपए लेट कर लो, तो फिर नंबर ऑफ शेयर यहां पे कितने हो जाएंगे? 50,000। बोलो, तो बताओ कैसे करूं मैं, जल्दी बताओ। पैट कितना है? पैट तुम्हारा घर जाने का मन ही नहीं है आज, तुम सोचो यहीं रह जाए, आज हम रात को यहीं रोक ले सर, यहीं पे सारा कुछ करा दें। जल्दी बताओ पैट कितना है? इसमें से माइनस करो पीडी। कितना पीडी? 36,000। बहुत बढ़िया। लेस करेंगे कितना आएगा? ये क्या आएगा? प्रॉफिट फॉर इक्विटी। कोई नहीं, वो भी कर लो। माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व, वो भी कर लेते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व भी कर लेते हैं। कोई बताएगा माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व कितना बोला उसने? 1,05,000 का 10%, क्या 10,500 आएगा? तो यहां लिखो प्रॉफिट फॉर इक्विटी। कितना आएगा? 1,5 माइनस ये दोनों कितना? वेरी गुड। डिवाइड बाय क्या कर देना? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितने हैं? हाँ, तो क्या मेरे पास ईपीएस आ गया? कितना आया? बहुत बढ़िया। तो फिर 1.17 डिवाइड बाय क्या कर दो? तो 11 रुपए 70 पैसे आंसर। कठिन है? कठिन है? बोलेंगे नहीं कठिन है। एक एक चीज मोती की तरह पिरोई हुई है मैंने, इतना बढ़िया से। कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, पढ़ने का समय चाहिए बस। वही नहीं है, पता है सारा दिन ना हम भटकते रहते हैं ट्यूशनों में। एनीवेज सुनो मेरी बात, अब ये जितने मैंने चैप्टर कराए ना, ये सारे बड़े बड़े चैप्टर थे, इसमें हमने बहुत टाइम लगाया हुआ है, ठीक है ना? तो ये सारे चैप्टर घर पे जाके कोशिश करो, आज का दिन और कल का भी अगर लगे कोई बात नहीं, ठीक है? बट सारे सारे एक एक कॉन्सेप्ट को रीड करते हुए, एमसीक्यू ट्राई करते हुए इसको बाहर निकलो यहां से, ठीक है? बाहर यहां से मतलब एमए से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। अब नेक्स्ट क्लास जो है ना, मैं एक बार ही देख लेता हूं, इधर ऑन मंडे और वेडनेसडे दोनों में से कोई एक दिन रखेंगे हम लोग, ठीक है? फॉर द रिमेनिंग चैप्टर्स। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।